हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज से जो हम लोगों का सेशन चालू होगा वो 6 to 12 एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर बात किया जाएगा, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और यूपी टीजीटी उर्दू के लिए और आल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो उर्दू से सवालात पूछे जाते हैं उन सब के लिए मुफीद है। और जो आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी टीजीटी उर्दू और बीपीएससी टीआरई 4 उसके लिए तो मान के चलिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी 6 to 12 में जितने भी एनसीईआरटी हैं टोटली लाइन बाय लाइन इसी से आते हैं। तो आज से सेशन जो हम लोगों का चालू होगा वो वन लाइनर क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऊपर ही चालू होगा। और वो जो अभी हम लोगों का जो प्लेलिस्ट चल रही थी जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के ऊपर जो बात कर रहे थे, तो एनसीईआरटी का जब ये सेशन समाप्त हो जाएगा तो इंशाल्लाह उस सेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है कि क्या है कि अब पहला क्वेश्चन क्या है कि आबे रमा अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। दोस्तों, जब आप क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपका पहला ही चैप्टर मिलेगा नज़्म क्या है, आबे रमा, और उसके तख्लीक़कार कौन है, ये अकबर इलाहाबादी हैं। तो आबे रमा अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। दूसरे में क्या है कि लोहड़ी का त्यौहार हर साल 13 या 14 जनवरी को पूरे मुल्क में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लोहड़ी का त्यौहार क्या है, कि कब मनाया जाता है, 13 या 14 जनवरी को पूरे मुल्क में मनाया जाता है। और इसके अगले ही दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। ये भी क्या है कि एनसीईआरटी के पैराग्राफ से उठाया गया है कि लोहड़ी का त्यौहार हर साल क्या है कि 13 या 14 जनवरी को पूरे मुल्क में मनाया जाता है और उसके अगले ही दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। लोहड़ी को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रियासतों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि लोहड़ी को गुजरात में क्या है कि इतराइन के नाम से जाना जाता है, आसाम में क्या है बिहू के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में क्या पुंगल के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। किसको? लोहड़ी को। तो ये क्या है कि ये तो आपको जीके में ये भी शामिल होता है। लेकिन क्या है, उर्दू का जो चैप्टर है उसमें भी क्या सेम टू सेम यही पैराग्राफ ही दिया गया है कि लोहड़ी को गुजरात में अतराइन, आसाम में बिहू, तमिलनाडु में पुंगल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में क्या है संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद क्या है कि 14 या 15 फरवरी को मौसम बहार की आमद पर बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं कि क्या कि मौसम बहार किसकी आमद पर मनाया जाता है, क्या है बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। क्या है मौसम बहार की आमद पर, यानी बसंत पंचमी का त्यौहार किसकी आमद पर मनाया जाता है, मौसम बहार की आमद पर। और ये कब है कि 14 या फरवरी को, जैसे कि अभी आज फरवरी है ना, तो आज से क्या है कि बसंत पंचमी का त्यौहार मनाना जाना शुरू हो जाएगा कि क्या 14 या 15 फरवरी को मौसम बहार, अब ये क्या बहार का मौसम आज से शुरू हो गया, जो कि क्या जिस दिन ये वीडियो भी बनाई जा रही है उसी दिन से क्या है कि बसंत पंचमी का त्यौहार भी अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। ये मौसम बहार में मनाया जाता है। एहसान का बदला एहसान डॉक्टर जाकिर हुसैन के ज़रिए लिखी हुई कहानी है। अब देखिए, एहसान का बदला एहसान किसके ज़रिए लिखी गई है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के ज़रिए लिखी गई है, जिसमें उन्होंने एक घोड़े के एहसान के मुतालिक ज़िक्र किया है जो ताजिर यानी अपने मालिक को डाकुओं से बचाकर घर वापस लाता है। अब एहसान का बदला एहसान डॉक्टर जाकिर हुसैन के ज़रिए लिखी हुई कहानी है, जो कि क्या है एनसीईआरटी में शामिल निसाब भी है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि साइंस के माने घोड़ों की देखभाल करने वाला मुलाजिम क्या है। अब साइंस के माने क्या है, घोड़ों की देखभाल करने वाला मुलाजिम क्या है। अब देखिए, फिर उसके बाद क्या है मैरी कॉम मुक्केबाजी बॉक्सिंग में अजीम कारनामे अंजाम देने वाली खातून जिनकी पैदाइश शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर में हुई है। मैरी कॉम को कौन नहीं जानता कि जिन्होंने क्या है
मुक्केबाजी में अजीम कारनामे अंजाम दिए। इनकी पैदाइश जो हुई है वो कहाँ पे हुई है? मणिपुर में हुई है। कहाँ पे हुई है? मणिपुर में हुई है। मैरी कॉम का पूरा नाम, अब देखिए यहाँ पे पूरा नाम दे गया है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मैरी कॉम का निम्न में से कौन, या निम्नलिखित में से कौन, या दर्ज झेल में से मैरी कॉम का पूरा नाम क्या है? तो मैरी कॉम का जो पूरा नाम है वो क्या है कि मांगटे क्या है? चुनगनी चांग मैरी कॉम, मांगटे चुनगनी चांग मैरी कॉम है। मैरी कॉम जो कि हम लोग इतना ही जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है कि मांगटे चुनगनी चांग मैरी कॉम है, ठीक, जो कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं उसको। फिर उसके बाद क्या है कि एक पौधा और घास, ये भी क्या है? एक नज़्म है, लेकिन किसके ज़रिए लिखी है? इस्माइल मेरठी के ज़रिए लिखी गई ये नज़्म है। एक पौधा और घास किसके ज़रिए लिखी गई है? इस्माइल मेरठी के ज़रिए लिखी गई, ठीक। अब ये क्लास 6 का चल रहा है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें। देखिए, अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम जिसको हम APJ अब्दुल कलाम के आज़ाद के नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम क्या था कि अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबदीन अबुल कलाम था। इनकी पैदाइश तमिलनाडु के शहर रामेश्वर में 15 अक्टूबर 1931 में हुई थी, 15 अक्टूबर 1931 में। और इनका इंतकाल 27 जुलाई 2005 को शिलांग में तलबा के एक जलसे से खिताब करते हुए इस अजीम साइंसदान का हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से हुआ था। अब क्या है कि इनकी पैदाइश कब हुई थी? कहाँ? शहर रामेश्वर में। कब? 15 अक्टूबर 1931 में। लेकिन इनका इंतकाल कब हुआ था? 27 जुलाई 2015 को इनका कहाँ पे हुआ था? शिलांग में। और कैसे हुआ था? एक जलसे में ये क्या है कि तकरीर कर रहे थे। अपने जलसे में क्या है कि तलबा के सामने रूबरू थे, तो इस अजीम साइंसदा का हरकत क़ल्ब बंद हो जाने की वजह से ये क्या है? इंतकाल कर गए, ठीक। फिर क्या है कि अब्दुल कलाम ने 1957 में तंजीम बराए दिफाई तहक़ीक़ और तरक्की क्या है कि डिफेंस है ये, सॉरी डिफेंस नहीं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO क्या है कि क्या वाबस्ता हुए? क्या 1957 में APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी क्या है कि वह DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्या है? वाबस्ता हुए थे। अब्दुल कलाम ने पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल जैसे मिसाइलों के कामयाब तजर्बे किए थे। क्या है कि अब उन्होंने कौन कौन सी मिसाइल का निर्माण किया था या ईजाद किया था? वो क्या है? पृथ्वी भी थी, अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का क्या इन्होंने तजर्बा भी किया था। फिर अगला क्या? 1998 में राजस्थान के इलाके पोखरन में ऑपरेशन शक्ति के तहत 5 कामयाब एटमी तजर्बे किए थे। अब देखिए, ये भी GS में भी पूछा जाता है कि राजस्थान के इलाके पोखरन में 1998 में क्या है कि ऑपरेशन शक्ति के तहत इन्होंने 5 एटमी तजर्बे किए थे। 5 वो भी सब के सब कामयाब हुए थे। वो कब? 1998 में। फिर अगला क्या है कि 18 जुलाई 2002 को उन्हें सदर जमहूरिया हिंद के बावकार ओहदे पर फायज किया गया था। यानी क्या है कि हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया बनाया गया था। कब? 2002 में, 18 जुलाई 2002 को। क्या? किसको? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी को। हुकूमत हिंद ने उन्हें मज़ीद रिसर्च के लिए अमेरिका के मशहूर साइंसी इदारा नासा भेजा था। अब देखिए क्या है कि जब हिंदुस्तान ने देखा कि ये साइंसदा है, तो इनकी क्या है, इनकी रिसर्च में इजाफा करने के लिए और मज़ीद रिसर्च करने के लिए इन्होंने अमेरिका के मशहूर साइंसी इदारा नासा भेजा था। हिंदुस्तान ने इनको, किसको? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को। कहाँ पे भेजा था? साइंसी इदारा नासा भेजा था। फिर उसके बाद क्या है कि अबुल कलाम आज़ाद की किताबों में, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद की किताबों में क्या है कि माई जर्नी, विंग्स ऑफ फायर, लर्निंग हाउ टू फ्लाई मशहूर है। जैसे कि क्या है, माई जर्नी ये किसकी किताब है? अबुल कलाम आज़ाद की, अब्दुल कलाम की है, ठीक, APJ अब्दुल कलाम की है। विंग्स ऑफ फायर किसकी किताब है? अबुल कलाम आज़ाद की है, ठीक। क्या है कि अब्दुल कलाम की है, ठीक। लर्निंग हाउ टू फ्लाई किसकी है? डॉक्टर अब्दुल कलाम की है। तो ये सब के सब क्या है, ये सारी की सारी मशहूर किताबें हैं, ठीक।
फिर कहा जा रहा है कि सदर जमहूरिया ने राष्ट्रीय भवन में गौर फिक्र करने के लिए एक थिंकिंग हट बनाया था जहां वो घंटों अपनी तहकीक में मसरूफ़ रहते थे। सदर जमहूरिया ने राष्ट्रपति भवन में, अब देखिए, सदर जमहूरिया ने राष्ट्रपति भवन में गौर फिक्र करने के लिए, किनके लिए? अब्दुल कलाम जी के लिए क्या है कि एक कमरा का निर्माण किया गया था जिनका नाम ही था थिंकिंग हट बनाया था, जहां वो घंटों अपनी तहकीक में मसरूफ़ रहते थे। ठीक, तो यहाँ तक अब्दुल कलाम जी के बारे में आप लोगों ने गौर किया, जो कि क्या एनसीईआरटी में उनका चैप्टर भी है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि नज़्म बहार के तख्लीक़कार जो हैं वो कौन है? अफसर मेरठी हैं। नज़्म बहार, ये भी क्या है? बहार एक नज़्म है जिसके तख्लीक़ करदा कौन है? तख्लीक़कार कौन है? वह इस्माइल मेरठी हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने हिंदुस्तान के बहुत से त्योहारों और मौसमों पर नज़में कही हैं। बरसात की बहारें, अब देखिए बरसात की बहारें भी उनकी एक खूबसूरत नज़्म है। बरसात की बहारें भी क्या है कि ये भी एनसीईआरटी की किताब से है, बरसात की बहारें, जो कि नज़्म है। और ये किसकी लिखी हुई है? वह नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई नज़्म है। आगे है कि क्या है? जिस नज़्म में एक मिसरे या एक शेर बार बार आता हो उस नज़्म को तरजीबंद नज़्म कहते हैं। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि नज़्म की बहुत सी किस्में होती हैं, लेकिन क्या है कि वो नज़्म कि जिसके मिसरे में एक शेर बार बार आता हो, जैसे कि कहते हैं ना कि वो बरसात की बहारें, ये जो कि अभी वो ऊपर है कि नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई नज़्म है कि इसमें बरसात की बहारें हर मिसरे में बार बार आता है, तो वही कहा जा रहा है कि जिस नज़्म में एक मिसरे में एक शेर बार बार आता हो उसे क्या कहा जाता है? तरजीबंद नज़्म कहा जाता है। बरसात की बहारें, ये हर मिसरे में आपको लास्ट में मिलेगा, बरसात की बहारें। बस इतना याद करने की ज़रूरत है कि जिस नज़्म में एक मिसरे या एक शेर बार बार आता हो उस नज़्म को क्या कहा जाता है? तरजीबंद नज़्म कहते हैं। हसरत मोहानी, जिनका असल नाम सैयद फजलुल हसन और तखल्लुस हसरत था। अब देखिए, ये बार बार पूछा जाता है, लेकिन क्या है? 6 क्लास की एनसीईआरटी का ये चैप्टर है। हसरत मोहानी, जिनका असल नाम क्या था? सैयद फजलुल हसन, और तखल्लुस क्या रखते थे? वह हसरत रखते थे। क्या रखते थे? हसरत रखते थे। आगे है कि क्या है कि हसरत मोहानी की पैदाइश 1875 में कस्बा मुहान, ज़िला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनका इंतकाल 1951 में लखनऊ में हुआ था। हसरत मोहानी की पैदाइश कब हुई थी? 1875। कहाँ पे? मुहान में, ज़िला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में, और इनका इंतकाल जो हुआ था 1951 ईस्वी को, कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। बाज़ किताबों में इनका सन पैदाइश 1880 है और 1881 भी मिलता है। ये एनसीईआरटी का है। क्या है कि ये भी क्या है? एनसीईआरटी में ऐसा ही शब्द लिखा भी है कि बाज़ किताबों में उनका सन पैदाइश क्या है कि 1880 भी मिलता है, 1881 भी मिलता है। 1903 ईस्वी में हसरत मोहानी ने एक इल्मी व अदबी रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया था। अब देखिए, उर्दू मुअल्ला किसका जारी करदा रिसाला है? वह हसरत मोहानी का है। लेकिन किस ईस्वी में, किस सन में ये जारी किया है? 1903 ईस्वी में इन्होंने जारी किया है। ठीक, तो क्या है कि उर्दू मुअल्ला किसका जारी करदा रिसाला है? हसरत मोहानी का। कब? 1903 ईस्वी में इन्होंने जारी किया था। आगे कहा जा रहा है कि 1921 में हसरत ने अहमदाबाद के कांग्रेस के इजलास में महात्मा गांधी और हकीम अजमल खान की मुखालफत के बावजूद मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश की। अब देखिए, अहमदाबाद के कांग्रेस का जो जलसा हुआ था वो 1921 में, तो उसमें क्या है कि महात्मा गांधी जी और हकीम अजमल खान की मुखालफत भी की थी। उसके बावजूद भी उन्होंने क्या है कि वो मुखालफत करते हुए मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश की थी। हसरत मोहानी मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आज़ादी थे, यानी जिन्होंने कहा था कि हमारा देश मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए। ये क्या है कि पहले कहने वाले कौन थे? सैयद फजलुल हसन हसरत मोहानी थे। और ये कब कहा था उन्होंने? 1921 में कहा था। कब? अहमदाबाद के कांग्रेस के जलसे में, जो कि क्या है, ये मुखालफत भी की थी किनकी? महात्मा गांधी की और हकीम अजमल खान की, कि जो ये लोग नहीं चाहते थे, मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश करना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हसरत मोहानी ने क्या है कि क्या मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश की थी। ठीक,
आगे कहा जा रहा है कि हज़रत मोहानी ने 1942 में मुस्लिम लीग के 1942 में मुस्लिम लीग के नुमाइंदे की हैसियत से कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए थे। अब देखिए क्या है कि हज़रत मोहानी को 1942 में मुस्लिम लीग के नुमाइंदे की हैसियत से कानपुर के यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए थे। और फिर अगला कहा जा रहा है कि स्वदेशी तहरीक गांधी जी के ज़रिए चलाई गई एक तहरीक का नाम, जिसका मकसद ये था कि अपने देश में बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल की जाए। अब क्या है स्वदेशी तहरीक, स्वदेशी आंदोलन जिसको हम भी जानते हैं, ये क्या है कि गांधी जी ने इसके ज़रिए लोगों को मुतहर्रिक किया था, लोगों को मोटिवेशन किया था कि अपने ही देश की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। पराए देश, गैर देश, जो अपने देश के अलावा जो दूसरे देश हैं कि उनकी बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल न किया जाए, तो इसी को क्या कहा जाता है? स्वदेशी तहरीक कहा जाता है। नज़्म सुबह के नज़ारे के तख्लीक़कार कौन है? सआदत नज़ीर हैं। सुबह के नज़ारे ये भी क्या है? एक नज़्म है, लेकिन इसके तख्लीक़ करदा कौन है? वह सआदत नज़ीर है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका असल नाम मोहिउद्दीन अहमद था। अब देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो कौन थे? अब्दुल कलाम थे। वो कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। और ये कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जिनका असल नाम क्या है? मोहिउद्दीन अहमद है। क्या है? मोहिउद्दीन अहमद है। ये भी क्या है कि एनसीईआरटी का सारे के सारा पैराग्राफ उठाया गया है। मोहिउद्दीन अहमद है। उनके वालिद बुजुर्गवाद मोहम्मद, जिनका नाम, उनके वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद खैरुद्दीन। उन्हें फ़िरोज़ बख्त तारीख़ी नाम से पुकारा करते थे। यानी इनका असल नाम क्या था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या मोहिउद्दीन अहमद था, लेकिन इनके वालिद जिनका नाम मोहम्मद खैरुद्दीन था, उन्हें किनको? अबुल कलाम आज़ाद जी को फ़िरोज़ बख्त के नाम से पुकारते थे। और ये फ़िरोज़ बख्त क्या है कि ये तारीख़ी नाम था किनका? अबुल कलाम आज़ाद जी का। अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश क्या है कि 1888 ईस्वी में, यहाँ पे 8 छूट गया, 1888 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का में हुई थी। इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी? मक्का में 1888 ईस्वी में। और इनका इंतकाल 1958 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनका इंतकाल किसका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का। ठीक, आगे क्या है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तखल्लुस आज़ाद मौलवी अब्दुल वाजिद ने रखा था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ का क्वेश्चन बन सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि आज़ाद तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, उसको तो आज़ाद तखल्लुस देने वाले शख्स कौन थे? वो कौन थे? मौलवी अब्दुल वाजिद थे। कौन थे? मौलवी अब्दुल वाजिद ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का आज़ाद तखल्लुस रखा था। अब क्या है कि तखल्लुस वो मुख्तसर नाम या कलमी नाम जो शायर अपने शेरों में इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? तखल्लुस बोला जाता है। तो आप लोग सब जानते हैं कि तखल्लुस वो शायर जैसे कि इकबाल हुआ, गालिब हुए, ये सब के सब क्या है? ये तखल्लुस है, जो कि क्या है? कलमी नाम जो होता है कि जो मजमून में, शेर व शायरी में जो लास्ट में शायर अपना कलमी नाम जो होता है कि शेरी नाम, कलमी नाम, मुख्तसर नाम जो कि इस्तेमाल करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तखल्लुस के नाम से जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 साल की उम्र में लिसानुस्सिद्क़ जरीदे की इदारत की थी। अब देखिए 15 ही साल के थे जब ये, तो क्या है? लिसानुस्सिद्क़ जरीदे की इदारत की थी। जुलाई 1912 में उन्होंने अल हिलाल हफ्तावार रिसाला कलकत्ता से जारी किया। अब 1912 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने क्या अल हिलाल नामी एक रिसाला, जो कि कैसा रिसाला था? हफ्तावार रिसाला था, जारी किया। कहाँ से? कलकत्ता से जारी किया, जिसने पार्लियामेंटू सुधार 1909 के बाद जो दो गोरों के माबैन हुए तफरके को ख़त्म कर हिंदू मुस्लिम एकजहती को कायम करने में अहम रोल अदा किया था। यानी अल हिलाल निकालने का मकसद ही यही था कि क्या है कि जो हिंदू मुस्लिम जो तफरका हो रहा है उसको एकजहती किया जाए, उनमें मुत्तफ़िकाना रवैया किया जाए। तो इसी वजह से क्या है कि 1912 में इन्होंने क्या अल हिलाल जो कि हफ्तावार रिसाला था, और इसमें गैर अदर कंट्रीज़ की जैसे कि मिस्र वगैरह की, काहिरा वगैरह की भी क्या है न्यूज़ छपा करती थी। तो क्या है कि ये पार्लियामेंटू सुधार के बाद जो दो ग्रुप बन गए थे, उनके बीच में जो तफरके हो रहे थे, उनको ख़त्म करने के लिए अल हिलाल को क्या है हफ्तावार रिसाला था कलकत्ता से जारी किया था। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। कब? 1912 ईस्वी में। फिर उसके बाद क्या है कि सरकार ने हफ्तावार रिसाला अल हिलाल पर
18 नवंबर 1914 को रोक लगा दिया था। आप देखिए रोक लगा दिया था, लेकिन फिर उसके बाद फिर ये निकाला गया था। लेकिन क्या 1927 में ये दोबारा फिर से निकाला गया, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए निकाला गया था। ये अक्सर आप लोगों को सवाल देखने को मिलता है कि क्या अल हिलाल हमेशा हमेशा के लिए कब बंद कर दिया गया, तो वह क्या है 1927 में। लेकिन इसको बंद कर दिया क्या है 18 नवंबर 1914 ही को बंद कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा निकाला गया 1927 में। केवल 6 महीने के लिए इसको निकाला गया था। इसी वजह से क्या है हमारा ऑप्शन 1927 ही होता है। गुबार खातिर जो कि क्या है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। मौलाना आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। ये तमाम खतूत नवाब सदरयार जंग मौलाना हबीबुर्रहमान खान शेरवानी रईस भीकमपुर ज़िला अलीगढ़ के नाम लिखे थे। इसमें गुबार खातिर में जितने भी खतूत हैं सब किसके नाम से लिखे गए हैं, वह हबीबुर्रहमान खान शेरवानी के नाम से लिखे गए। यह खतूत किला अहमदनगर में 1942 से लेकर 1945 के दरमियान में ज़माने असीरी में लिखे गए थे। और इसके पीछे लिखने का मकसद ही यही था कि जब इस वक्त किला अहमदनगर में जब इनको नज़रबंद किया था, तो उस वक्त ये अपने आप को बिल्कुल मायूस, बिल्कुल अकेला महसूस करते थे। और उन अकेलेपन को दूर करते हुए क्या है कि ये ख़त लिखना शुरू किए थे, जो कि ख़त उनके पास पहुँचते तो नहीं थे, बल्कि वही उसी क्या है कि ज़माने असीरी में उसी जेल में उसी किला में वो क्या है कि इकट्ठा हुआ होते थे। फिर बाद में इन्होंने क्या है कि वो दूसरे लोगों ने इनको क्या एक किताबी शक्ल देकर शाया करवाया था। गुबार खातिर को अब देखिए कहा भी जा रहा है कि गुबार खातिर को ख़ते गुबार मनअस्त ई गुबार खातिर से ताबीर किया है। किसने? अबुल कलाम आज़ाद जी ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने क्या है गुबार खातिर को किस नाम से ताबीर किया है? ख़त गुबार मनअस्त, यह मेरा ख़त जो है ये गुबार मनअस्त, ये मेरा गुबार है। ई गुबार खातिर, और ये गुबार खातिर है, यानी मेरे दिल का गुबार है, मेरे मन का गुबार है, कुछ भी कह लो तो। लेकिन ये जो ख़त है ये मेरे मन का गुबार है, जो कि ये गुबार खातिर है। कौल फैसल, तज़किरा मक़ालात आज़ाद, तर्जुमानुल क़ुरआन और गुबार खातिर उनकी मशहूर किताबें हैं। अब देखिए कौल फैसल हो गया, तज़किरा मक़ालात हो गया, तज़किरा मक़ालात आज़ाद हो गया, तर्जुमानुल क़ुरआन हो गया और गुबार खातिर उनकी मशहूर किताबें हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो बड़े सकाफ़ती इदारे किए हैं उनमें साहिस्ता एकेडमी, संगीत एकेडमी, ललित कला एकेडमी बहुत मशहूर हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस उन्हीं का कायम करदा क्या है कि एक इदारा है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त ख़त्म करते हैं। तो जो कि क्या है कि ये भी NCERT 6 क्लास का अभी ये सीरीज़ चल रही है, तो अगला क्या है कि अगले भी इंशाल्लाह बात किया जाएगा। लेकिन आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन इसी के आगे वाले 1 लाइनर क्वेश्चन के साथ। जब तक कि आप लोग UPTGT और BPSC TRE 4 के लिए तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।